ठंड में एक रजाई वाले ससुराल का पहला टीवी। बहू जल्दी से आग जला ले, ठंड बहुत बढ़ रही है। अगर इसी तरह ठंड बढ़ती गई तो हम लोगों की हड्डियां जम जाएंगी। माँ जी आप जरा भी फिक्र मत कीजिए, मैं अभी जल्दी से आग जला लेती हूँ। आप सही कह रही हैं, ठंड बढ़ती जा रही है, मैं इतनी आग जला लेती हूँ, तब तक विवेक और पापा जी भी आ जाएंगे। नेहा ये बात बोल ही रही होती है कि तभी काजल अपने हाथों में तसला और लकड़ियाँ लेकर आती है और अपनी भाभी से कहती है, हाँ भाभी लो, मैं लकड़ियाँ लेकर आ गई हूँ, जल्दी से आग जलाओ। मैं जा रही हूँ बिस्तर बिछाकर रजाई बिछाने। वैसे भी अपने पास एक ही रजाई है, उसी रजाई को पहले लेटकर आराम से गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि रात के टाइम तो उस रजाई में सिर्फ खींचातानी होती है। काजल ये बात बोल ही रही होती है कि इतने में पिंकी, जो काजल की भतीजी थी, वो अपनी बुआ के साथ रजाई में लेट जाती है और कहती है, हाँ बुआ आप बिल्कुल सही कह रही हो, रात के समय तो इस रजाई में सिर्फ खींचातानी होती है। काश हमारे भी घर में कुछ ऐसी चीज होती जिससे हमारा ये घर गर्म होता। घर को गर्म करने के लिए किसी चीज की नहीं, बल्कि गर्म वाले एसी या हीटर की जरूरत होती है, जो कि हमारे पास है नहीं, और बस इसीलिए हम लोग आग जलाते हैं ताकि हमारा कमरा गर्म रहे। काजल की बात सुनकर न तो नेहा उसकी बातों का कोई जवाब देती है और न ही सविता। कुछ ही देर में नेहा आग जलाने लगती है। तभी विवेक और उसका ससुर मोहन घर आ जाते हैं, जहाँ वो अपने घर में तसले के अंदर आग जलते देखते हैं। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे, पर वहीं विवेक का उदासी भरा चेहरा देख काजल अपने भाई से सवाल करती है, क्या बात है भाई, मैं कब से देख रही हूँ तो कुछ ज्यादा ही उदास है, सब ठीक तो है ना? हाँ काजल सब ठीक है, वो बस ठंड ज्यादा है और बाहर काम नहीं मिल रहा, तो बस इसी चीज की चिंता हो रही है। बेटा ये दिन भी कट जाएंगे, तू ज्यादा फिक्र मत कर, हिम्मत हारने से घर नहीं चलता। पापा हिम्मत कब तक बांधे रखूं? पिंकी छोटी है, उसे ठंड लगती है तो वो रात भर सुबकती रहती है। नेहा पूरा दिन बर्फीले पानी में काम करती है, मुझे खुद को बुरा लगता है। आप मेरा मत सोचिए, मैं ठीक हूँ, बस आप परेशान मत होइए। इस तरह सभी लोग बात कर रहे थे कि तभी पिंकी के कानों में कार्टून्स की आवाज जाती है और पिंकी तुरंत अपने पड़ोस वाले घर की खिड़की पर खड़ी हो जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी पड़ोसन के घर में कार्टून चल रहे हैं। अब तेज ठंड में पिंकी खिड़की से अपनी पड़ोसन के घर में झांक झांक कर कार्टून देख रही होती है। थोड़ी देर बाद नेहा बाहर आकर देखती है कि पिंकी पड़ोसन के घर की खिड़की से उसके घर के अंदर झांक रही है। तभी नेहा अपनी बेटी को आवाज लगाती है और कहती है, पिंकी, अरे ओ पिंकी, क्या कर रही है वहाँ? इतनी ठंडी हवा चल रही है और तू नंगे पैर खिड़की से चिपकी हुई है, चल अंदर आ जल्दी। पिंकी अपनी माँ की आवाज सुनकर अनसुना कर देती है और पड़ोस वाली चाची के घर की खिड़की से टीवी देखती रहती है। नेहा पास जाकर उसका हाथ पकड़ती है तो देखती है कि पिंकी की नाक ठंड से लाल हो चुकी है। चल अंदर देख तो सही, पूरी बर्फ जैसी ठंडी हो गई है, तू चल, तेरे पापा आए हैं। पिंकी को खींचते हुए नेहा अंदर ले जाती है। पिंकी चुपचाप आकर आग के पास बैठ जाती है, पर उसका चेहरा लटका हुआ था। क्या हुआ नेहा? पिंकी ऐसे मुंह फुलाकर क्यों बैठी है और इसके पैर इतने ठंडे कैसे हो रहे हैं? क्या बताऊं आपको, वो पड़ोस वाली चाची के घर की खिड़की से झांक रही थी, वहाँ कार्टून चल रहे थे ना, तो बस वही खड़े खड़े देख रही थी। अब छोटी बच्ची है, उसका भी मन करता है, लेकिन वो लोग सही नहीं है, ये समझती ही नहीं है। इसको कितनी बार समझाया हुआ है कि उधर ना जाए करे, लेकिन ये है कि सुनने को राजी नहीं है। लेकिन माँ मेरा बहुत मन करता है कार्टून देखने का, उसमें मिक्की माउस चलता है और वो मिक्की माउस मुझे बहुत पसंद है, पर हमारे घर में तो टीवी ही नहीं है। विवेक अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो मोहन जी की तरफ देखता है। तभी विवेक एक लंबी सांस भरता है और अपने पिता से कहता है, पापा मुझे खुद पर शर्म आती है, मैं अपनी बेटी के लिए टीवी तक नहीं ला पा रहा, वो दूसरों के घरों में झांकती है तो कलेजा फट जाता है मेरा। बेटा अपने आप को दोष मत दे, वक्त खराब है पर हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, तू मेहनत तो कर ही रहा है ना। भाई पापा सही कह रहे हैं, पर सच बताऊं, अगर घर में टीवी होता ना तो पिंकी बाहर ठंड में खड़ी नहीं होती और हम सब भी साथ में बैठकर कुछ देखते तो ये लंबी रातें जल्दी कट जाती। काजल की बात बिल्कुल सही थी, इसलिए विवेक कुछ नहीं बोलता और लंबी सांस भरकर वो आग तापने लगता है। रात काफी हो गई थी। नेहा ने सबको खाना खिलाया और फिर शुरू हुई रजाई बिछाने की तैयारी। चलो भाई, रजाई बिछ गई है, सब अपनी अपनी जगह ले लो, वरना बाद में जगह नहीं मिलेगी। काजल के बोलते ही सबसे पहले भागकर पिंकी बिस्तर पर लेट जाती है और खिलखिलाकर हंसने लगती है, और इस तरह अब बाकी सब लोग भी बिस्तर पर लेट जाते हैं और नेहा एक ही रजाई सबके ऊपर डाल देती है। अरे काजल थोड़ा उधर खिसक, मेरे कंधे बाहर रह गए, बहुत तेज हवा लग रही है। माँ मैं कहाँ खिसकूं, मैं तो पहले ही दीवार से चिपक गई हूँ। भाई अपनी तरफ ज्यादा रजाई खींच रहे हैं। अरे मैं नहीं खींच रहा काजल, पिंकी बीच में गोल बनकर सोई है, उसने सारा हिस्सा दबा लिया है। मम्मी वो मिक्की माउस गिर गया। पिंकी की बात सुनकर कमरे में सभी लोग अब बिल्कुल शांत हो जाते हैं। विवेक समझ जाता है कि उसकी बेटी सोते हुए भी वही सोच रही है। अगले दिन सुबह विवेक बिना किसी को बताए घर से निकल जाता है। वो अपने दोस्त असलम की दुकान पर जाता है जो पुराने बिजली के सामान बेचता है।
असलम भाई कोई पुराना टीवी है क्या? बहुत सस्ता वाला, मेरी बेटी बहुत जिद कर रही है। भाई एक पुराना डिब्बा पड़ा तो है, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। तू 1200 दे देना। वैसे भी अभी कितने है तेरे पास? मेरे पास अभी 400 रुपए, बाकी मैं अगले महीने की मजदूरी से दे दूंगा पक्का। असलम ने विवेक की हालत देखी और उसे वो पुराना टीवी दे दिया। शाम को विवेक टीवी लाद कर घर पहुंचता है। अरे भाभी, माँ देखो भाई क्या लाए हैं। नेहा और सविता भागकर बाहर आती हैं। पापा हमारा टीवी, अपना टीवी आ गया। अरे विवेक ये क्या किया? घर में खाने के पैसे नहीं है और तू ये ले आया, इसका बिल कैसे भरेगा? अरे भाग्यवान, अब ले आया है तो चुप हो जा। देख तो सही पिंकी कितना खुश है, आज तो पूरे मोहल्ले में नाम हो गया हमारे घर का। विवेक ने किसी तरह पुराने तारों को जोड़कर और छत पर एंटीना लगाकर टीवी चालू किया। जैसे स्क्रीन पर झिलमिलाती हुई फोटो आती है, पूरा परिवार टीवी के सामने बैठ गया। भाई अब तो मजा आ गया। अब एक काम करो, आज रजाई यहीं बिछाओ टीवी के सामने, आज हम टीवी देखते देखते सोएंगे। कुछ देर बाद रात हो जाती है और रात को फिर वहीं रजाई बिछ जाती है। लेकिन आज माहौल अलग था। अरे मोहन जी थोड़ा उधर होइए, मुझे टीवी नहीं दिख रहा। अरे तो तुम रजाई छोड़कर उधर चली जाओ ना, मुझे क्यों धक्का दे रही हो? आप सब झगड़ा बंद कीजिए, देखो फिल्म शुरू हो गई है। सब रजाई के अंदर हाथ डाल लो, ठंड बहुत है। आज फिर वही एक रजाई थी और वही 6 लोग। रजाई आज भी छोटी पड़ रही थी, कभी किसी का पैर बाहर निकलता तो कभी किसी का हाथ। लेकिन आज कोई चिल्ला नहीं रहा था। सब उस टीवी की रोशनी में इतने मगन थे कि उन्हें ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा था। पापा अब मुझे चाची के घर नहीं जाना पड़ेगा ना? नहीं बेटा, अब तू अपने घर में मजे से कार्टून देखना। विवेक ने देखा कि उस छोटी सी रजाई के अंदर आज पूरा परिवार सिमटकर एक दूसरे के करीब बैठा था, जिसे देख विवेक एक सुकून भरी सांस लेता है। और आज उसके चेहरे पर एक अलग मुस्कान थी, क्योंकि देर से ही सही पर उसने अपने परिवार में एक ऐसी शांति देखी थी जो शायद आज से पहले उसने कभी देखी नहीं थी। सुमित ठंड में कांपता हुआ घर के अंदर आता है और आते ही अपनी पत्नी साधना से कहता है, साधना जल्दी से लकड़ी जला दो, बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। आज तो मालिक ने मानो खून ही चूस लिया हो, बहुत ज्यादा थक गया हूँ, ठंड से हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे। अजी लकड़ी कैसे जला दूं, जब घर में जलाने के लिए लकड़ियां ही नहीं है। आज पिताजी की तबीयत सुबह से बहुत ज्यादा खराब है। मैंने उन्हें कई बार बोला है कि ठंड में ठंडे पानी से ना नहाया करे, लेकिन वो मेरी एक नहीं सुनते। बीमार होने के कारण आज वो लकड़ियां लेने गए ही नहीं। पुराने जमाने के लोगों को जितना भी समझा लो, ये समझते ही नहीं है। अरे हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारे घर में चूल्हा है और हम लकड़ी से आग जलाकर पानी गर्म करके नहा तो सकते हैं ना। लेकिन पिताजी तो सुनते ही नहीं। इस कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से नहाना उनकी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, ये बात उनकी समझ में क्यों नहीं आती। हर साल यही परेशानी होती है। सुमित भी अपने पिता मनीष की चिंता कर रहा होता है कि तभी मनीष वहाँ पर आते हैं और सुमित से कहते हैं, अरे सुमित बेटा, इतनी चिंता मत कर मेरी, ये सर्दी जुकाम तो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। तेरा बाप बहुत सख्त जान है, इतनी जल्दी उसे कुछ नहीं हो सकता। ये तो मेरी तबीयत खराब देखकर बहू ने मुझे लकड़ियां लेने के लिए जाने ही नहीं दिया। तभी वहाँ पर खांसते हुए राजू आता है और कहता है, माँ वो सब छोड़ो ना, अब तो ठंडी बहुत हो गई है और पिताजी भी आ गए, आप संदूक में से रजाई निकलवा दो ना। जी हाँ, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और चादर से ठंड खत्म नहीं होती है। वैसे भी चादर बिछ चुके हैं, हमारे घर में एक ही तो रजाई है, उसे निकाल लेते हैं, कम से कम पूरा परिवार उसे ओढ़कर सो तो पाएगा। अब साधना और सुमित मिलकर उस संदूक को खोलते हैं जिसके अंदर रजाई रखी हुई थी। जैसे ही उन्होंने संदूक को खोला, उसमें से 2-4 चूहे निकलकर इधर उधर भागने लगे। साधना ने जैसे रजाई को हाथों में उठाया, वह माथा पीटते हुए कहने लगी, अरे सत्यानाश हो इन चूहों का, एक ही तो रजाई थी हमारे घर में, वो भी इन्होंने खराब कर दी। अब मेरा गरीब परिवार क्या करेगा? इस फटी हुई रजाई में भला ठंड कैसे रुकेगी? अब रात भर ठिठुरना ही हमारी किस्मत में लिखा है। साधना बहू, अब जो है यही है, ठंड में गरीब परिवार की एक ही रजाई है और इसे ही ओढ़ना पड़ेगा, चाहे जैसी भी हो। साधना ने अपने पूरे परिवार के ऊपर वो रजाई डाल तो दी, लेकिन उस रजाई में से बदबू आ रही थी और वो जगह जगह से फट चुकी थी, जिस वजह से पूरा परिवार रात भर ठंड में ठिठुरता रहा और उसे ओढ़ नहीं पाया। राजू रात भर खांसता रहा और सुमित बेचैनी से करवटें बदलता रहा। तभी अगली सुबह गांव का भीम, जो कि सुमित का दोस्त था, वो भागते हुए आया और कहने लगा, जल्दी चल सुमित, गांव के जो जमींदार है ना, उनके घर बेटा पैदा हुआ है, इसीलिए वो गरीबों को मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे हैं। तू अपने परिवार को भी लेकर चल, तेरा नंबर भी आ जाएगा।
हो सकता है तेरे पूरे परिवार को 4 अलग अलग रजाई मिल जाए। अगर ऐसा ना भी हुआ तो पूरे परिवार के हिस्से में एक रजाई तो आ ही जाएगी। सुमित ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद वो अपने पूरे परिवार को लेकर जहाँ जमींदार जी मंदिर के बाहर रजाई कंबल बांट रहे थे वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार ठंड में लाइन में लग जाता है। लेकिन मौसम की मार थी या प्रकृति का अत्याचार कि तभी जोरों से बारिश होने लगती है और उसका पूरा परिवार बारिश में भीगने लगता है। राजू ने कांपते हुए कहा, माँ बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इतनी ठंड तो हमारी उस झोपड़ी में भी नहीं लगती जिसमें जगह जगह छेद हो रहे हैं। माँ कुछ करो ना। बेटा बस थोड़ा सा इंतजार कर ले, जैसे ही हमारा नंबर आ जाएगा हम रजाई लेकर यहाँ से चले जाएंगे और उसके बाद उस रजाई के अंदर हम आराम से सोया करेंगे। वो लोग काफी देर तक बारिश और ठंड में खड़े रहते हैं और जब तक उनका नंबर आता है किस्मत से एक ही रजाई बचती है और जमींदार वो रजाई सुमित के परिवार को दे देता है। राजू बहुत ज्यादा खुश था और अपनी झोपड़ी में उस रजाई के साथ आकर वो अपनी माँ से कहता है, माँ अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और हमारा पूरा परिवार एक रजाई के अंदर सोया करेगा तो हमारी ठंड बहुत आराम से निकल जाएगी क्योंकि रजाई बहुत गर्म जो है। हाँ मेरे बच्चे, तूने बिल्कुल ठीक कहा। अब हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। भगवान का साथ है हमारे पास और ये गर्म रजाई। पूरा परिवार अब बहुत ज्यादा खुश था और उस रात को पूरा परिवार ठंड में एक रजाई के अंदर बहुत ही आराम से सोता है। सबको बहुत ही सुकून की नींद आती है। सुबह जैसे ही साधना उठती है तो वो सुमित को काम पर जाने के लिए उठाती है। अजी उठ जाइए, सुबह हो गई, आपको काम पर नहीं जाना है क्या? इतना आलस करना भी अच्छा नहीं होता है। अरे साधना सोने दो, बहुत दिनों के बाद तो इतनी गर्मी में नींद आई है, सोच रहा हूँ छुट्टी कर लूं। छुट्टी करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। अगर आप छुट्टी करते हैं तो आपकी तनख्वाह कटती है और हमारे राजू की पढ़ाई में दिक्कत आती है, फिर पिताजी की दवाइयों का भी तो देखना है। चुपचाप उठ जाइए और काम पर जाइए, वरना मैं इस रजाई पर पानी डाल दूंगी और उसके बाद वो हफ्ते भर तक नहीं सूखेगी। सुमित ये बात सुनकर डर जाता है और चुपचाप उठकर काम पर चला जाता है। वहीं मनीष दोपहर में लकड़ियां काटने चला जाता है। राजू स्कूल गया हुआ था और साधना ने सोचा अभी तो घर पर कोई भी नहीं है, क्यों ना मैं अपनी नई रजाई को थोड़ी देर धूप लगने के लिए धूप में डाल दूं। इस बहाने ये थोड़ी ठीक हो जाएगी। वैसे भी इतनी मेहनत से मिली है, थोड़ी देर धूप में रहेगी तो इसकी नमी दूर हो जाएगी और ये और भी आरामदायक लगेगी। साधना ये बोलकर अपनी रजाई को बाहर रस्सी पर धूप में डाल देती है ताकि उस पर थोड़ी सी धूप लग जाए और वो ठीक हो जाए और साधना घर के काम करने लगती है। थोड़ी देर के बाद राजू आ जाता है और उसका भी खेलने की वजह से रजाई पर ध्यान नहीं जाता और सुमित आकर खाना खाता है और वो भी रजाई के बारे में नहीं पूछता। रात के समय जब सोने की बारी आती है तो मनीष ने कहा, अरे बहू रजाई कहाँ है? हमारी रजाई तो लाओ, उसके बिना तो हमें नींद नहीं आएगी। वैसे भी वो रजाई कहीं नजर नहीं आ रही। पिताजी मैंने वो रजाई धूप में रख दी थी ताकि वो थोड़ी ठीक हो जाए, मैं अभी लेकर आती हूँ। साधना जैसे ही बाहर उस रजाई को देखने के लिए जाती है तो उसे वो नजर नहीं आती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जोरों से चीखती है। उसके चीखने की आवाज सुनकर उसका पूरा परिवार बाहर आता है और सुमित कहता है, क्या बात हो गई है साधना, तुम इस तरह चीख क्यों रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है जी, देखो ना हमारी रजाई चोरी हो गई। ठंड में पूरा परिवार एक रजाई का इस्तेमाल कर रहा था, अब हम क्या करेंगे? साधना बहुत रोती है लेकिन उन लोगों को वो रजाई नहीं मिलती। मनीष, सुमित और राजू जगह जगह जाकर उस रजाई को ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सब नाकाम होते हैं। अब पूरा परिवार ठंड में ठिठुर रहा होता है और सुमित कहता है, क्या जरूरत थी साधना तुम्हें वो रजाई धूप में रखने की? वैसे भी नई रजाई को धूप में कौन रखता है? तुम्हारी वजह से देखो आज हमारा परिवार फिर से ठंड में ठिठुर रहा है और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम तो फिर भी गुजारा कर लेंगे लेकिन राजू का क्या होगा? जी मुझे क्या पता था कि इस घर में इंसानों से ज्यादा चोर रहते हैं जिसे इस गरीब परिवार पर थोड़ा भी तरस नहीं आएगा और वो ऐसा काम करेंगे। मेरी एक छोटी सी गलती ने आज हमें फिर उसी पुरानी भयानक ठंड के हवाले कर दिया है। पूरा परिवार ठंड में तड़प रहा होता है कि तभी जमींदार वहाँ पर आता है और कहता है, अरे सुमित कैसा है तू? और तुम सब लोग इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? आपको क्या बताएं जमींदार जी, पूरे परिवार में ठंड से बचने के लिए एक ही रजाई थी, वो भी आपने दी थी। आज वो रजाई भी बाहर से चोरी हो गई, अब हमारा क्या होगा? जमींदार ने हंसते हुए सुमित से कहा, सुमित लगता है तेरा भाग्य उतना भी बुरा नहीं है जितना तू सोचता है। मैंने पूरे गांव में रजाई और कंबल बांटे थे लेकिन सिर्फ तेरा परिवार था जिसे एक ही रजाई मिली थी और फिर जब और रजाइयां मैंने मंगवा ली तो सोचा तेरे हिस्से की बची हुई 3 रजाइयां तुझे घर पर आकर दे जाता हूँ। ये बात सुनने के बाद गरीब परिवार के चेहरे पर चमक आ जाती है क्योंकि उन्हें उम्मीद की एक नई रोशनी मिली थी। जिसके बाद जमींदार अपने आदमी को आवाज लगाता है
और उसका आदमी 3 रजाई लेकर आता है। अरे वाह, जमींदार जी तो बहुत अच्छे हैं। अब हमारे घर में 3-3 रजाई है और अब हम लोगों को ठंड नहीं लगेगी। जमींदार भी प्यार से राजू के सर पर हाथ रखता है और खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद राजू के परिवार को अब कोई भी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। सुमित सारा दिन मेहनत करता और रात में उसका परिवार आग जलाकर रजाई में बैठा करता था। सुमित अब अलग रजाई में सोया करता और राजू अपनी माँ साधना के साथ एक रजाई ओढ़ता और मनीष एक अलग रजाई में सोया करता था। लेकिन साधना ने कभी भी वो पुरानी रजाई जो चूहे ने कुतर दी थी उसे फेंका नहीं और हमेशा संभाल कर रखा, एक याद की तरह। वो रजाई उन्हें हमेशा उस मुश्किल समय की याद दिलाती थी जब एक छोटी सी रजाई में उनका पूरा परिवार सिमटकर सोया करता था। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।